नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करता है। मतलब एक ऐसा रणनीतिकार जिसने बिना एक भी गोली चलाए बड़े बड़े विद्रोहों को शांत कर दिया। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा या युद्ध की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तोपें, बंदूकें और बड़ी बड़ी सेनाएं आती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मास्टरमाइंड की कहानी जानेंगे जिनका सबसे धारदार हथियार उनका अपना दिमाग है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में इतना रोमांच और सस्पेंस है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत का असली जेम्स बॉन्ड है कौन? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बेहद खतरनाक दुश्मनों के बीच रहता है, बहुत ही चालाकी से उनका भरोसा जीतता है और फिर सही वक्त आने पर उन्हीं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म या जासूसी नॉवेल की कहानी नहीं है। ये एक असल जिंदगी के हीरो की कहानी है जिसने दशकों तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय की है। एक ऐसा चेहरा जिसे शायद सड़क पर चलता आम आदमी न पहचाने, लेकिन उनके काम की गूंज पूरी दुनिया में है। भाग 1, अदृश्य मास्टरमाइंड। चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और बात करते हैं अजीत डोभाल की। उनके इस कमाल के सफर की शुरुआत एक आईपीएस अफसर के तौर पर हुई थी और बहुत कम उम्र में ही उन्हें एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि दुश्मन को अगर जड़ से मिटाना है तो पहले उसके दिमाग को पढ़ना होगा। अब जरा उनके अंडरकवर दिनों के बारे में सोचिए। बताया जाता है कि उन्होंने कई साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट की तरह बिताए। मतलब एक ऐसी जगह जहां आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हों, जहां एक छोटी सी चूक का सीधा सा मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत हो। लेकिन वो वहां के लोगों में ऐसे घुल मिल गए जैसे वो उन्हीं में से एक हों। उनका असली मकसद वहां लड़ना नहीं था, बल्कि एकदम शांति से, बिना किसी शक के भारत तक अहम खुफिया जानकारी पहुंचाना था। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि उनका असली तरीका क्या था। देखिए, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, यानी वही हथियार, भारी गोलाबारी और आमने सामने की टक्कर। और दूसरी तरफ होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें आप दिमाग से खेलते हैं, चुपचाप घुसपैठ करते हैं और गजब का सब्र रखते हैं। डोभाल की असली ताकत बम या बंदूकें बिल्कुल नहीं थी। उनकी ताकत थी साइकोलॉजी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कई बार दिमागी खेल बड़ी बड़ी तोपों से कई ज्यादा असरदार साबित होते हैं। भाग 2, मिजोरम की रणनीति। अब जरा इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक एकदम सटीक और शानदार उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा समय था जब मिजोरम में विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हालात इतने नाजुक थे कि आप बस सेना भेजकर या गोलियां चलाकर मामला नहीं सुलझा सकते थे। खून खराबे से बचना बहुत जरूरी था। तो डोभाल ने क्या किया? उनका प्लेबुक एकदम अलग था। उनके मुख्य रूप से 3 कदम थे। पहला, वो सीधे विद्रोही कमांडरों के पास गए और उनके साथ बैठकर खाना खाया। दूसरा, उन्होंने लंबी लंबी बातें की, दोस्ती की और उनका गहरा भरोसा जीत लिया। और तीसरा, जो सबसे हैरान करने वाला था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से उन कमांडरों को इतना प्रभावित किया कि वो खुद ब खुद भारत के पक्ष में आ गए। मतलब दुश्मन को मारा नहीं, बल्कि दुश्मन की सोच ही बदल दी। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? जब नेता ही बदल गए तो पूरा विद्रोह ताश के पत्तों की तरह अपने आप ढह गया। ये एक ऐसी शानदार जीत थी जिसमें एक कतरा भी खून नहीं बहा। डोभाल ने बातों ही बातों में पूरे के पूरे विद्रोही संगठन को ऊपर से नीचे तक खत्म कर दिया। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना था या फिर इंसानी दिमाग से खेला गया कोई मास्टर स्ट्रोक? भाग 3, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 1988 में क्या हुआ। साल 1988। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हालात बेकाबू हो रहे थे और ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हो चुका था। वो एक ऐसा तनावपूर्ण समय था जब पूरे देश की सांसें अटकी हुई थी। मंदिर के अंदर भारी हथियारों के साथ खतरनाक लोग मौजूद थे। ऐसे में डोभाल क्या करते हैं? वो एक मामूली रिक्शे वाले का भेष बनाते हैं और सीधे अंदर घुस जाते हैं। अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह किए बिना उन्होंने अंदर आतंकियों को ये पक्का यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान से उनकी मदद करने आए हैं। और इस भेष में रहकर उन्होंने जो खुफिया जानकारियां बाहर सुरक्षा बलों को भेजी, वो उस ऑपरेशन के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं थी। और ये वाकया बड़ी ही खूबी से दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का असर कितना गहरा होता है। इसका रिजल्ट क्या निकला? वॉलंटरी सरेंडर, यानी खुद से हथियार डाल देना। डोभाल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि अंदर बैठे आतंकियों के दिमाग में ऐसा डर और ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि उनका पूरा मनोबल ही टूट गया। बिना किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया।
ये उनके माइंड गेम्स का एक और लाजवाब उदाहरण था। भाग 4 IC-1414 माइंड गेम्स। अब जरा उस समय की बात करते हैं जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं। साल 1999, विमान IC-814 का हाईजैक। ये वो खौफनाक पल था जब सैकड़ों मासूम यात्रियों की जान दांव पर लगी थी। इस बेहद नाजुक मौके पर अजीत डोभाल को नेगोशिएशन टीम का अहम हिस्सा बनाया गया। एक तरफ वो हाईजैकर्स थे जो प्लेन के अंदर से बड़ी बड़ी मांगे कर रहे थे और दहशत फैला रहे थे, और दूसरी तरफ डोभाल की एकदम सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। उन्होंने वहां सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं की, उन्होंने जानबूझकर समय को लंबा खींचा ताकि हाईजैकर्स दिमागी तौर पर थक जाएं। उन्होंने उनके बीच आपस में भ्रम पैदा किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि मजबूर होकर हाईजैकर्स को अपनी मांगें बहुत कम करनी पड़ी। भाग 5, आधुनिक रणनीतिकार। दशकों का ये रोमांचक सफर आज कहाँ पहुंच गया है, आइए देखते हैं। तो वो अंडरकवर जासूस जिसने इतने सालों तक पर्दे के पीछे रहकर अपनी जान जोखिम में डाली, वो आज कहाँ है? आज वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के अहम पद पर बैठे हैं। आज वो सिर्फ एक पूर्व जासूस नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा ढांचे को आकार देने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। रिपोर्ट्स और जानकार ऐसा बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े और कड़े फैसलों के पीछे भी उन्हीं की रणनीतिक सोच काम कर रही थी। मतलब जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दशकों पहले शुरू हुआ था, वो आज भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज। इस पूरी कहानी और इतने सारे ऑपरेशंस के बारे में गहराई से जानने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? अजीत डोभाल की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं A हथियार, B पैसा, C मनोविज्ञान या D राजनीति। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आप सही जवाब समझ ही गए होंगे। अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, असली ताकत हथियारों के बड़े जखीरे में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग में होती है। अगर आप दुश्मन के दिमाग को पढ़ना सीख गए तो कोई भी लड़ाई बिना लड़े ही जीती जा सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।